Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gases exchange. So as you all can see that the topic which I am going to teach you today is रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बेसिकली ये जो है टॉपिक है ना, ये भी एक और मेन पोर्शन है हमारे चैप्टर नंबर 13 का। अगर बस आज की लेक्चर वीडियो की बात करें सो आज हमने जस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इस पोर्शन रिलेटेड जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि डिफरेंट एनिमल्स जैसा कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, वो वर्किंग कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ आ गई? सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ऐसा है कि आज जस्ट मैंने आपको बता दिया कि हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। नीचे मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया। आज का पूरा पूरा लेक्चर जो है वो इसी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है, इसी का आंसर हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ रेस्पिरेशन होनी होती है, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होनी होती है। ठीक है, अब हम आज की लेक्चर वीडियो में जस्ट स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी सरफेस डिस्कस करेंगे। एनिमल्स की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है। सबसे पहले तो आप समझिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे होती है, ये क्या होती है रेस्पिरेटरी सरफेस। अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें ना एनिमल्स में, तो आपको पता है ये वो साइट होती है जहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो क्या आपके माइंड में नोज आ रहा है कि नोज जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है? ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि नोज जो है वो एक ऐसा पाथवे है जहाँ से गैसेस ने मूव करना होता है, बट रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दे दूं एक रेस्पिरेटरी सरफेस की, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्पेसिफिकली अगर हम एनिमल्स में से भी ह्यूमंस की एग्जांपल लेना, तो आपको पता है लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस माना जाता है गैसेज एक्सचेंज के लिए। ठीक है, उसमें भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली एल्वियोलाई का जिक्र करूं तो आपको पता है कि एल्वियोलाई जो है वो स्पेसिफिकली लंग्स का ऐसा पार्ट है जहाँ रेस्पिरेशन होनी होती है या जिसको रेस्पिरेटरी सरफेस माना जाता है। समझ आ गई? अच्छा जी, बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी साइट होती है जहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। अब हमने नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से इस फीचर्स या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो है लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर। ऐसा है कि अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें या फीचर की बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस की, तो वो ये होना चाहिए कि उनका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो लार्ज सरफेस होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लंग्स की बात करें तो आपको पता है कि लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, जो कि लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। समझ आ गई? एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। अच्छा, कहते हैं कि लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें स्पेसिफिकली लंग्स जो है वो आपको पता है रेस्पिरेटरी सरफेस है, और उनमें भी स्पेसिफिकली जो एल्वियोलाई है वो लंग्स को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेज एक्सचेंज के लिए। उसके बाद कहते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम फिशेस की एग्जांपल लें तो फिशेस में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गिल्स का होता है वो जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है, जिसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि गैसेज एक्सचेंज में उनको हेल्प कर रहा होता है। गिल्स में भी अगर आपने देखा होगा बड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है जो कि गैसेज एक्सचेंज में इनको हेल्प आउट करती हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि एपिथेलियम क्या होता है। एपिथेलियम बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर और ब्लड को सेपरेट करता है। एयर और ब्लड को सेपरेट करता है। एयर और ब्लड का क्या कनेक्शन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप थिकनेस की बात करें कि अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो मोस्ट एनिमल्स में एपिथेलियम जो है वो 2 सेल थिक होती है, जस्ट इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि थिन होनी चाहिए एपिथेलियम को। क्यों थिन होनी चाहिए? अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए पहला पॉइंट रीड आउट कर देती हूँ। वो ये है कि द डिस्टेंस अक्रॉस विच डिफ्यूजन हैज़ टू टेक्स प्लेस शुड बी लिटिल। कहते हैं वो सरफेस जहाँ से डिफ्यूजन होनी होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब कि उनकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम थिकनेस होगी उतना डिस्टेंस कम होगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा डिफ्यूजन के लिए उतनी ही आसानी होगी, या आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन उतनी ही तेज़ी से होती है। अब बात क्या आती है कि डिफ्यूजन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया और आपको पहले भी पता होगा कि जो डिफ्यूजन होती है बेसिकली ये मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी।
ठीक है। अच्छा जी, अच्छा कहते हैं कि ये जस्ट 2 साल थिक होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, ठीक है। जितना कम आप कह सकते हैं डिस्टेंस होता है, उतनी ही डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होती है। तो थिकनेस हमने बात कर ली, एपिथेलियम की थिन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेशन की बात करें, आसान मैं आपके लिए कर दूं तो वेंटिलेशन होती है ब्रीथिंग का प्रोसेस, मतलब सांस लेने का अमल। अच्छा, पहली लाइन में आपको रीड कर दूं, ऐसा है कि ये जो पहली लाइन है ना, ये जब मैं आपको ब्रीथिंग समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन मेंटेन्स अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अब सब बात आती है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है, समझने की बात है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है। ऐसा है कि मैं आपको ब्रीथिंग एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग जो होता है वो बेसिकली होता है सांस लेने का अमल, जिसमें हम बाहर से ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं बॉडी में, और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज करते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है। ऐसा है कि अगर हम माहौल की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है। बॉडी की बात करें तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है। और अगर हम बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करें या कंसंट्रेशन की बात करें तो हमेशा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो कंसंट्रेशन है या जो परसेंटेज होती है या जो अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो लो होती है। सो हमेशा चीज़ जो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें सो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। यही वजह है कि ब्रीथिंग में जो बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन थी, वो ज़्यादा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से कम की तरफ मूव करेगी, मतलब बॉडी की तरफ मूव करेगी। और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी वो ज़्यादा से बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। समझ आ गई? तो ब्रीथिंग के लिए या वेंटिलेशन के लिए हमेशा डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी डिफ्यूजन जो है वो अमल में आती है। समझ आ गई? अच्छा जी, कहते हैं कि अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, सांस लेने के अमल की बात करें, तो वो हमेशा 2 पॉइंट पे गैसेस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करता है, ताकि जो डिफ्यूजन है वो हो सके। क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा तब होगी जब 2 पॉइंट्स पे गैसेस की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक वेरी करेगी। समझ आ गई? तभी डिफ्यूजन होगी। अच्छा जी, तभी कहते हैं कि वेंटिलेशन जो है वो डिफ्यूजन को मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन होगी तभी तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क का मतलब है कि अगर हम सरफेस एरिया की बात करें ना, तो सरफेस एरिया की एक और प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास हमेशा बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी। अब ब्लड कैपिलरीज का सरफेस एरिया के साथ क्या कनेक्शन है वो आपने मैं आपको समझा देती हूँ। आपको पहले भी पता होगा कि अगर हम ब्लड की बात करें, हमेशा जो ब्लड है ना वो इन्वायरमेंट से आने वाली जो ऑक्सीजन सरफेस एरिया कैरी करती है, वो जो सरफेस एरिया से ऑक्सीजन है ना उसको हम ब्लड में भेज देते हैं। अब जो ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जहाँ मूव करेगा, जिस जिस सेल तक मूव करेगा, जिस जिस टिश्यू तक मूव करेगा, वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा और उस ऑक्सीजन को वो टिश्यूज तक लेके जाएगा, सेल्स तक वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो जो दोबारा ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस के पास। रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी साइट है जहाँ से हमने कहा गैसेज एक्सचेंज नहीं होना होता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगी कि रेस्पिरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन लेगी, लेने के बाद दोबारा सेल तक जाएगी। तो ये हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम है या जो वस्कुलर सिस्टम है उसका हमेशा एक कनेक्शन होता है, ठीक है। सो जैसे ही सरफेस एरिया या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो ऑक्सीजन को अपटेक करती है, वो फिर उस ब्लड कैपिलरीज में भेज देती है उसको। और जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ आपको पता है ब्लड ने मूव करना होता है, ब्लड जो है वो सेल टू सेल उस ऑक्सीजन को लेके जाती है। और यही मेन मकसद होता है रेस्पिरेटरी सरफेस का, कि वो बाहर से ऑक्सीजन को ले और उसको ब्लड में भेज दे, ताकि सेल टू सेल जो है वो ऑक्सीजन को भेजा जा सके। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद भी अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, बिला झिझक आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इक्वेटिक एनिमल की एक एग्जांपल हम हाइड्रा लेंगे, उसमें स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करूंगी, स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी और उनकी वर्किंग भी शेयर करूंगी। टिल देन यू ऑल हैव टू स्टे कनेक्टेड, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।